वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉल फॉर केयर। आज हम बात करेंगे स्टमक वर्म्स इन किड्स के बारे में, यानी कि बच्चों के पेट में कीड़े किन वजहों के चलते हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं। तो क्या इसके लक्षण हैं, कैसे पता लगाया जाए और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, यानी दूर किया जाए आयुर्वेद के हिसाब से। इसके बारे में बात करने के लिए हमारी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर सपना भार्गव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर सपना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो हम आपके साथ इसके बारे में जरूर बात करेंगे कि स्टमक वर्म्स इन किड्स यानी बच्चों के पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और हम इसे कैसे दूर करें। लेकिन अभी हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं खास रिपोर्ट जो कि स्टमक वर्म्स के बारे में है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कौन सी है वो स्पेशल रिपोर्ट। अक्सर माँ अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर बहुत ही परेशान रहा करती है। बच्चों का गिरता स्वास्थ्य, वेट लॉस, बीमार रहना, वोमिटिंग, ये सब सिम्टम हैं स्टमक वर्म के, जो छोटी उम्र के बच्चों में अधिकांश पाए जाते हैं। स्टमक वर्म कई तरह के होते हैं, जैसे राउंड वर्म, पिन वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, जो खुले और गंदे खाने पीने की चीजों से शरीर में पहुंचते हैं और तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं और नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, फीवर का कारण बनते हैं। ऐसे में बचने के लिए जहां हेल्दी और फ्रेश फूड लेना जरूरी है, वहीं हाइजीन का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है, जिससे आपके बच्चे रहें हमेशा फिट और हेल्दी। तो देखा आपने कि अनहाइजीनिक फैक्टर्स भी कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टमक वर्म्स के लिए, यानी बच्चों के पेट में कीड़े हो जाने के लिए। तो यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अपने बच्चों की देखभाल करने में। अगर इसके कारणों के बारे में यानी कॉजेज़ के बारे में डिस्कस किया जाए डॉक्टर सपना, तो सबसे पहला कॉज आप स्टमक वर्म्स का किसे मानती हैं? देखिए, जैसे अभी हमने सारे स्टमक टाइप्स ऑफ स्टमक वर्म्स हमने देखे, तो जो मेनली जो 3 तरह के वर्म ज़्यादा जो हमें बच्चों में मिलते हैं, जो थ्रेड वर्म है, जिसको हम पिन वर्म भी बोलते हैं, एक हुक वर्म है और एक राउंड वर्म है, तो ये बच्चों में हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो इन तीनों का अगर हम रीज़न देखें तो मेन तो अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड सॉइल या डस्ट। ये 3 फैक्टर्स जो हैं बच्चों के अंदर वर्म्स पहुंचाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक दूसरा जो आयुर्वेद के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना है, इनडाइजेशन। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि जहाँ पर गंदगी होती है वहीं कीड़े पैदा होते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारा पेट या अगर हमारा हाजमा, डाइजेशन हमारा ठीक नहीं होगा, तो उससे क्या होता है कि पेट के अंदर जो है वो आम जमा हो जाएगा, या हमारी जो गट है वो उतनी हेल्दी नहीं रहेगी। जब हमारी गट हेल्दी नहीं रहेगी तो अनहेल्दी सिस्टम के ऊपर कोई भी कीड़ों का रहना और सरवाइव करना ज्यादा आसान होता है इंस्टेड ऑफ के हेल्दी चीजों के, अगर वो हेल्दी गट है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक तो मैंने जो 3 फैक्टर्स बताए, ये तीनों चीजें हमारी हेल्दी होनी चाहिए। और दूसरा हमारा डाइजेशन बच्चों का, स्पेसिफिक तौर पे हम लोग बच्चों के डाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते। हमें, क्योंकि मदर्स वर्किंग होती है, हमें ये भी नहीं मालूम होता कि वो कितनी बारी टॉयलेट जा रहे हैं, या वो आज उनको कब्ज तो नहीं है, वो जा भी रहे हैं कि नहीं, हो रही जा रहे हैं, गैस तो नहीं बन रही है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को तो गैस हो ही नहीं सकती है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम 3 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम होता है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इंस्टेड ऑफ ये तीनों फैक्टर्स कि हमारी हाइजीन जो है वो बहुत मेंटेन्ड होनी चाहिए, इसके अलावा हमें डाइजेशन के ऊपर भी बच्चों का बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी गट जो है, उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत हेल्दी रहे। ओके, तो आपने 3 फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे लोगों के लिए जानने, यानी कि फूड अच्छा होना चाहिए, पानी बच्चों को साफ पिलाना चाहिए क्योंकि गंदे पानी से भी ऐसा होता है, और साथ साथ तीसरी चीज आपने सॉइल के बारे में बात की। तो क्या जो बच्चे बाहर जाके अक्सर खेलना पसंद करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज में फ्रेंड्स के साथ, क्या उससे भी स्टमक वर्म्स होने का खतरा रहता है? बिल्कुल, क्योंकि जो भी ये जो माइक्रो ओवम होते हैं इनके, जो कि बच्चों के जो एक तरह से स्टूल से बाहर निकलते हैं, ये ओवम जो होते हैं, क्योंकि कई कृमि जो होते हैं, जो कृमि बोलते, आयुर्वेद में कृमि बोलते हैं वर्म्स को, कृमि मतलब कीड़े, या वर्म्स जो होते हैं वो एनल रीजन में अपने अंडे देते हैं, अपने ओवम्स देते हैं, जो उनके स्टूल के जरिए जो है वो बाहर आते हैं। तो कई बारी जो लोग बाहर स्टूल करते हैं वो सोइल में मिल जाती है स्टूल, तो ये जो ओवम होते हैं ये कम से कम 15 दिनों तक ये वहां पर सरवाइव रह सकते हैं, डस्ट में या सॉइल के अंदर। तो इस जरिए जो बच्चे नंगे पैर खेल रहे होते हैं, तो कुछ कीड़े होते हैं जो थ्रू फुट इन्फेक्शन, फुट में एब्जॉर्ब होके वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं और फिर जाके हमारी आंतों में हुक के जरिए चिपक जाते हैं। कुछ कीड़े होते हैं जो, जैसे मैंने बताया, स्टूल, कंटामिनेटेड स्टूल अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, उसके अंदर उनके अंडे रहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह से गंदे हाथों से, गंदे नाखूनों से जो है पहुंच जाते हैं। तो जो भी बच्चे इस तरह से बाहर, बच्चों का हम खेलना तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जब भी उनको खाना खिलाएं
तो बहुत ज़रूरी है कि उनके हाथ अच्छी तरह से साफ़ करें। जो उनकी नेल्स हैं वो बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि नेल्स में जो इनके ओवम होते हैं उनके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो आएँ तो उनके हाथ-पाँव अच्छे से धुलाएँ, और जो भी उन्हें खाने को दें, जैसे जो भी वेजिटेबल्स, ज कई बार हम सैलेड वगैरह बच्चों को ज़्यादा देते हैं, तो वो प्रॉपर्ली वॉश्ड हों। क्योंकि कई आजकल जो सैलेड की भी जो इरिगेशन होता है, उसका जो वाटर होता है, वो भी अच्छा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ से जो वेंडर से आप खरीद के लाते हैं, जिससे वो पानी से धो रहे हैं, हो सकता है वो पानी भी अच्छा ना हो। तो स्पेसिफिकली ग्रेप्स हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसके माइक्रो स्पेसेस जिनमें कम होती है, उनको तो बहुत अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। तो इस तरह की वेजिटेबल्स को, स्पेसिफिकली ग्रीन वेजिटेबल्स को अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से वॉश करके दें। और अगर वो बाहर से आ रहे हैं खेल के, तो बहुत ज़रूरी है उनके हाथ-पाँव जो है वो ज़रूर धुलवाएँ, और बाहर के कपड़े ज़रूर चेंज कराएँ, क्योंकि कुछ ओवम जो हैं वो कपड़ों में भी चिपक जाते हैं, जो फिर किसी न किसी की रूट के थ्रू आपकी बॉडी में चले जाते हैं। ओके, तो आपने ये तो बताया कि किस तरह से एंटर होते हैं सॉइल के थ्रू हमारी बॉडी, यानी बच्चों की बॉडी के अंदर ये वर्म्स। लेकिन आपने 3 तरह के वर्म्स की बात की, थ्रेड वर्म्स, राउंड वर्म्स और हुक वर्म्स। हाँ जी। इन तीनों तरह के थ्रेड्स को मतलब आई मीन अगर वर्म्स को पहचानना हो, तो क्या डिफरेंस है इन तीनों में? देखिए, ऐसे तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो जनरली जब आप इनका स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं, क्योंकि इन तीनों के सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। ओके। ऐसा नहीं होता कि थ्रेड वर्म के अलग से सिम्टम है या हुक वर्म के अलग से सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स सबके आपको एक जैसे ही मिलेंगे, कि बच्चे को आपको लगेगा कि एनीमिया हो रहा है, उसके एपिटाइट या तो बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल एपिटाइट नहीं है उसकी। दूसरी चीज़, उसको वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। कई बार ये जो पूरे के पूरे वर्म्स होते हैं, ये गुच्छा बना लेते हैं आपके बच्चे के स्टमक में, तो वो पल्पेबल होता है वो मास। ये तो हमें लगता है कि कोई सिस्ट हो गया है, लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि ये तो कीड़ों का मास है इसके अंदर। और कई कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो हम लोग कॉन्सिक्वेंसली 3 दिन तक स्टूल चेकअप कराते हैं। एक दिन में कई बारी क्योंकि नहीं आता ये, तो अगर हमें स्पेसिफिकली पता करना है कि कौन-सा वाला इसके अंदर वर्म है, थ्रेड वर्म तो कभी-कभी हमें स्टूल में दिख जाता है। बहुत छोटा-छोटा बारीक सा बिल्कुल थ्रेड की तरह होता है, तभी इसको थ्रेड वर्म बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है। ये तो बच्चे के स्टूल में दिख भी जाता है कि इसमें थ्रेड वर्म है, लेकिन बाकी दोनों वर्म्स हम, क्योंकि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम नहीं देख पाते उनको अपनी नेकेड आई से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक स्टूल एग्जामिनेशन बच्चे का 3 दिन तक करा लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वर्म्स जो हैं पता चल जाते हैं कि कौन से तरह के वर्म है। और आजकल बाज़ार में भी जो भी हम रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं, या बाज़ार में भी मेडिसिन्स हम यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट इतनी तरह की मेडिसिन्स है कि सभी की एक ही तरह का डोज़ अवेलेबल होता है। तो वो एक सिंगल डोज़ देके भी हम इन कृमियों को या इन वर्म्स को जो हम बॉडी से निकाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपने कॉलर के साथ। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, बताइए गुरमीत जी, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी है 8+, हम्म। एज है उसकी। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैं न्यूट्रिशियस फूड देती हूँ उसको, और घर का बना हुआ मील देती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि दिन में 4 या 5 अंतराल के बाद उसको खाना मिलना चाहिए, जी। 5 टाइम खाना मिलना चाहिए, स्नैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड, दूध वगैरह सब कुछ। इसके बावजूद भी उसको लगता है कि उसे और भूख लगी है, ओके। उसे और खाने के लिए मिलना चाहिए। तो देखिए, ये तो बहुत चिंताजनक विषय है कि आप उनको प्रॉपर्ली उनकी जो डाइजेस्टिव फायर है या उनकी जो एपिटाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप एक बार ये नोटिस करिए कि कहीं वो रात के समय में अपने एनल रीजन में खुजली तो नहीं करती हैं, क्योंकि कुछ कीड़े जो होते हैं वो रात को एनल रीजन में आ जाते हैं, और ओवम जो वहाँ अंडे देते हैं उसकी वजह से बहुत ईचिंग होती है वहाँ पे। तो एक बार आप ये भी नोटिस करिए उसको, कहीं वो बहुत ज़्यादा खुजाती तो नहीं है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये नोटिस करिए कि कहीं उसके फेस पे कुछ अलग से सफ़ेद-सफ़ेद तरह के दाग तो नहीं हो गए, क्योंकि ये भी एक तरह के सिम्पटम होते हैं कि वर्म इन्फेस्टेशन के। और तीसरी चीज़ ये है कि उनका स्टूल एग्जामिनेशन ज़रूर करा लेना चाहिए कि कहीं उसमें कीड़े तो नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम आप मुझे बता रही हैं उससे मुझे लग ही रहा है कि उसको शायद वर्म्स हों उनके स्टमक में। तभी जो भी वो, क्योंकि इनको पैरासाइट बोलते हैं, मतलब जो भी आप खा रहे हैं वो आपका पैरासाइट जो है वो उसको चूस लेता है, इसलिए जो है आपकी एपिटाइट भी बढ़ जाती है और आपको खाना पीना लगता नहीं है और एनीमिया हो जाता है इसके अंदर। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप अभी बता देती हूँ कि आप मूली का रस ले लीजिए। 8 साल का बच्चा है आपका, तो कम से कम 3 चम्मच मूली का रस ले लीजिए और उसमें हल्का सा सॉल्ट मिला लीजिए, और दिन में 1 बार उसको दीजिए आप। चाहे डिवाइडेड डोज में दे दीजिए, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार करके उसको दे दीजिए। तो इससे भी जो है वो वर्म्स निकलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनको नीम का पत्ते उबाल के उस पानी से नहलाइए,
और नीम सिरप बाजार में किसी भी ब्रांड के अवेलेबल होते हैं, तो नीम सिरप उन्हें पिलाइए, क्योंकि नीम जो है वो भी कीड़ों को मारने का काम करता है। तो एक बार आप उनको वो ये रेगुलर उनकी हैबिट में शामिल करिए, तो इससे मुझे लगता है आपकी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो मूली का रस आपको देना है अपनी बिटिया को, उसमें नमक मिलाकर, और साथ-साथ आपको नीम के पत्तों का पानी उबालकर उससे नहलाना है, क्योंकि नीम का रस भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है आपकी बेटी के लिए। अभी वक्त हो गया कॉल फॉर केयर में एक छोटा-सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। तो कुछ देर पहले हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, और अभी एक कॉलर ने भी कुछ देर पहले हमसे पूछा कि बच्चों की क्या भूख बढ़ जाना भी एक सिम्टम हो सकता है, क्या एक लक्षण हो सकता है उनके स्टमक में वर्म्स होने का। तो ये तो एक फैक्टर हुआ। इसके अलावा अगर लक्षणों की बात करें तो क्या फीवर भी एक लक्षण है? यानी अभी हमने शुरुआत में देखा था हमारी रिपोर्ट में कि फीवर अगर बढ़ रहा हो बहुत ज्यादा बच्चे का, तो वो भी स्टमक वर्म्स की तरफ इशारा करता है। फीवर भी, स्किन इरप्शंस हो जाते हैं, कई बारी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी इस बात का अंदेशा है कि कहीं वर्म्स तो नहीं है। वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है बच्चे को, कई बारी बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि वर्म्स एक तरह का गुच्छा बना के आंतों में कहीं रोक देते हैं उसको, इसकी वजह से उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन बच्चे को होने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी जो है, ये बच्चे को सीवियर स्टमक पेन होगा, इस तरह का भी इमरजेंसी कई बारी वर्म्स की वजह से देखी जाती है। तो कई बार बच्चा जब पेट में दर्द की शिकायत करता है, अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चों के पेट में दर्द कई बार कुछ मतलब गलत खान-पान से भी हो जाता है, तो पेरेंट्स इस बात को इग्नोर करते हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट कि कितना इग्नोरेंस ठीक है और कितना नहीं? देखिए, ऐसा होता है कि अगर तो वो वंस इन अ व्हाइल कंप्लेन कर रहा हो, आपको लग रहा है कि अभी इसने कुछ इस तरह का राजमा खाया है या छोला खाया है, या फिर इसने ज़्यादा जंक फूड खा लिया है, इसकी वजह से उसको वो जो पेन होगा वो उसको बहुत रेगुलर नहीं रहेगा, हर बार खाना खाने के बाद उसको पेन नहीं होगा वो। तो अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा रेगुलर कंप्लेन करता जा रहा है, सिर्फ स्टमक पेन क्योंकि एक सिम्टम नहीं है, अगर स्टमक पेन की रेगुलर कंप्लेन करता जा रहा है और उसको जो है वो कब्ज भी आप देख रहे हैं, उसको थोड़ा अनीमिया भी दिख रहा है बच्चे को, तो इस तरह के जब आपको सिम्टम्स दिखते हैं कि तो ठीक तरह से खा पीना तो ठीक रहा है, लेकिन फिर भी एनीमिया का क्या रीजन है, तो जब आपको इस तरह के रेगुलर सिम्टम दिखने लग जाएं, एटलीस्ट 15 दिनों तक या 20 दिनों तक आपको दिखने लग जाए कि इस तरह के मुझे रेगुलर दिख रहे हैं, तो आपको जरूर एक बार चेकअप करा लेना चाहिए कि कहीं इसके पेट में कीड़े तो नहीं है। तो अगर कीड़े होते हैं तो फिर उसका हम प्रॉपरली उसी तरह से इलाज कर पाते हैं। ओके, क्या स्टमक वर्म्स किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी इशारा करते हैं डॉक्टर सपना? स्टमक वर्म से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। Okay. जैसे मैंने पहले बताया कि कई बारी ये इंटेस्टाइन्स में रुक जाते हैं और वहां पर जो है कई बारी स्पाज्म पैदा कर देते हैं, और एकदम से जो है आपको इमरजेंसी में भागना पड़ता है उसको, क्योंकि आते जैसे आपने देखा होगा नाली की तरह होती हैं, अगर वहां पर कोई चीज रुक जाएगी तो आगे खाना आगे नहीं जाएगा, तो उससे एकदम से बच्चे को सीवियर पेन होता है, तो हमें जो है इमरजेंसी सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए। लेकिन ये रेयर होता है, क्योंकि हम लोग अगर पहले थोड़े बहुत सिम्टम्स हमें दिखने को मिलते हैं और हम उसका प्रॉपर इलाज कराते रहें तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्या जो बच्चे टॉफीज चॉकलेट्स बहुत पसंद करते हैं, इनके भी पेट में कीड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको थ्रेड वर्म के बारे में बताया, पिन वर्म्स के बारे में बताया, तो जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको भी इस तरह के, नॉर्मल भाषा में उनको हमारे पास पेशेंट चूरने बोलते हैं उनको, कि चूरने हो गए हैं इनको और इनके एनल रीजन में रात को बहुत खुजली करता है, तो वो भी मीठा वगैरह खाने से जो है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस उसके अंदर रहते हैं। ओके, तो ये तो बात है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं नहीं, लेकिन अब हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर होता है, बिकॉज पेरेंट्स अक्सर काफ़ी परेशान हो जाते हैं अगर बच्चों के स्टमक वर्म्स हो रहे हैं। तो अभी इसके बारे में हम जानेंगे कि किन सॉल्यूशंस को वो अपनाएं, यानी किन रेमेडीज को फॉलो करें ताकि बच्चे के पेट में कीड़े ना हो, इसके बारे में। तो उससे पहले बात करते हैं कॉलर के साथ। हेलो, लगता है उनका संपर्क हमारे साथ टूट चुका है। अगर हम सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहें डॉक्टर सपना, तो किन सॉल्यूशंस को अपनाकर, यानी किन रेमेडीज को, घरेलू नुस्खे जिसे हम कहेंगे, फॉलो करके बच्चों के पेट में कीड़े होने से रोके जा सकते हैं? देखिए, एक तो ये जैसे प्रिवेंशन की हमने बात करी कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कीड़े होने के लिए, तो सबसे बड़ी एक तो जैसे हमने शुरू में रीजंस बताए कि कंटामिनेटेड फूड नहीं होना चाहिए और वाटर नहीं होना चाहिए, और अगर आपके घर में डस्ट है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो उनके जो कपड़े हैं, जो स्पेसिफिकली अंडर गारमेंट्स हैं, वो स्पेसिफिकली रोज चेंज होने चाहिए। आपकी जो बेडशीट है वो भी हर दूसरे या तीसरे दिन आपको बच्चों की चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जैसे डस्ट के लिए मैंने बताया कि उसमें वर्म्स ओवम जो है वो रह जाते हैं। घर में जो डस्ट वगैरह है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फूड कवर्ड ज़्यादातर हमें यूज़ करना चाहिए, और बाहर का फूड जितना कम से कम हम यूज़ करें उतना अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी वेजिटेबल्स हम लेके आते हैं उनको प्रॉपरली वॉश करके ही हमें कुक करना चाहिए, और कुकिंग हमें इस तरह से करनी चाहिए कि उसमें किस तरह का अनकुक्ड चीज़ ना रह जाए, ताकि अनकुक्ड चीज़ रह जाने की वजह से भी ओवम जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कई बार आजकल बहुत चलन हो गया है कि बाजार से पैकेट फूड लाके उसको हम माइक्रोवेव में ग्रिल कर लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि कई बार वो प्रॉपरली ग्रिल ना हो या प्रॉपरली बेक ना हो, उसकी वजह से भी उसमें वर्म्स रह जाते हैं जो
बॉडी के अंदर जाके नुकसान कर सकते हैं। ये तो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो बिल्कुल हाइजीन, दूसरा हाइजीन जो मैंने बताया उसको तो पूरा प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए कि अगर बच्चा स्कूल में, कई बार छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में टॉयलेट जाते हैं और अच्छे से वॉश नहीं करते हैं उसको, तो ये मदर को केयर करना चाहिए कि वो स्टूल जो एनल रीजन है उसका प्रॉपरली क्लीन हो, क्योंकि वहां से भी जर्म्स जो है ओवम निकल के दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर परिवार में 3-4 जनों को वर्म्स का प्रॉब्लम है तो तीनों को इकट्ठे ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, क्योंकि वरना क्या होगा, वर्म्स तो ट्रेवल ही होते रहेंगे एक दूसरे के अंदर। तो ये सब प्रिकॉशंस जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब सभी पूरे फैमिली मेंबर्स को फॉलो करनी चाहिए, तभी, वरना बच्चे से एडल्ट में, एडल्ट से बच्चे में आने के ये साइकिल तो चलता ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे हम इसको। तो हाइजीन मेंटेन करना, घर में क्लीननेस मेंटेन करना, फूड प्रॉपर लेना, वाटर प्रॉपर लेना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बाहर जाएं तो बच्चे नंगे पैर ना खेलें, अगर आएँ तो अच्छे से उनको हम वॉश कराएं, डिटॉल से उनको वॉश कराएं, उनका हैंड्स वॉश कराएं। और जब भी खाना खिलाएं तो उनको ये हैबिट डेवलप करना चाहिए कि हमेशा हाथ धो के खाना खाएं और अपने नेल्स कट रखें। तो ये तो सिंपल प्रिवेंशंस हैं जिनकी वजह से आप बिल्कुल अपना वर्म्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि डाइजेशन आप ध्यान रखें कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो, आपका गट हेल्दी होगा तो वहाँ पर कोई भी कीड़ा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। यानी टीवी के पास बच्चों को ज्यादा नहीं बैठने देना बिल्कुल चाहिए। टीवी के बाद बच्चों को ज़्यादा नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वो भी आपका इनडाइजेशन होने का बहुत रीज़न होता है। दिन में 1 घंटा टीवी देखना हम बिल्कुल अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा टीवी देखना तो ठीक है। और इसी तरह पूरे दिन में कम से कम 60 मिनट्स ज़रूर बच्चे को वर्कआउट कराना चाहिए। और अगर बच्चा बाहर खेलने कूदने जा रहा है तो किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है? बाहर खेलने कूदने जा रहा है तो देखिए, बच्चे को तो आप किसी तरह से रोक टोक नहीं सकते हैं कि आप ये मत छुइए, वो मत छुइए। ये आपको थोड़ा प्रिवेंट होना पड़ेगा कि जब बच्चा आ रहा है तो आप उसके क्लोथ्स चेंज करिए और उसको वॉश, उसको क्लीन अप प्रॉपरली करिए। ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चे को तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। तो वो तो फिर आप उसको फिजिकल एक्टिविटी में एक तरह से उसको बीच में डाल रहे हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, तो उससे बच्चा ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप खुद ज़्यादा कॉन्शियस बनिए, बच्चे को थोड़ा कम कॉन्शियस करिए। ओके, तो हाइजीन फैक्टर्स का ख्याल रखना बिल्कुल। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के केस में। और यहाँ पे जो माएँ हैं, आई मीन मैं कहूँगी मदर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ बिल्कुल। जाती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते, बिल्कुल। उन्हें नहीं पता कि किस चीज़ से जो कीड़ा है या फिर वर्म्स है वो उनकी बॉडी में एंटर करेंगे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मदर्स इस चीज़ का ख्याल क्योंकि कोई भी ओपनिंग है उसके थ्रू वर्म्स एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अपनी जितनी भी एनल रीजन की ओपनिंग है, विजाइनल ओपनिंग है, इस तरह की ओपनिंग्स को क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो इतना मालूम नहीं होता, वो कहीं पर भी सुसु कर देंगे बैठ के। तो थोड़ा मदर को कॉन्शियस उस बारे में होना चाहिए। चलिए, तो प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस के बारे में तो हमने बात की, लेकिन अभी ये बात करनी बाकी है कि कौन कौन से घरेलू नुस्खे, जिसे हम कहेंगे, जैसे आपने कुछ देर पहले हमें कुछ एक घरेलू नुस्खों के बारे में बात की थी, वो कौन से हो सकते हैं, साथ साथ कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो बच्चों के काम आ सकती हैं स्टमक वर्म्स को कम करने में या फिर स्टमक वर्म्स को हटाने में उनकी हेल्प कर सकती हैं। इस बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। तो आज हम अपने शो यानी कॉल फॉर केयर में बात कर रहे हैं स्टमक वर्म्स इन किड्स के बारे में, यानी कि बच्चों के पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। और अब वक्त आ गया है डॉक्टर सपना भार्गव से ये जानने का कि किन रेमेडीज को फॉलो करके इन कीड़ों से निजात पाए जा सकते हैं, यानी बच्चों के पेट में से कीड़ों को दूर भगाया जा सकता है। तो कौन से ऐसे नुस्खे हो सकते हैं डॉक्टर सपना? देखिए, एक तो गुड़, जैसे हमने बताया कि कीड़ों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि 10 ग्राम के करीब आपने गुड़, जेगरी के नाम से आराम से मिल जाता है बाजार में, वो गुड़ आप पहले बच्चे को खिला दीजिए। और 10 मिनट उसको आराम करने दीजिए। उससे क्या होगा कि जब गुड़ पेट में जाता है तो जो कीड़े हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद आप उसमें एक खुरासानी अजवाइन आती है, 10 मिनट के बाद आपने 5 ग्राम खुरासानी अजवाइन ले ली और उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट मिला लिया। उस खुरासानी अजवाइन में एक वाइविडंग का पाउडर मिलता है, आराम से अगर आप किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आराम से अवेलेबल हो जाता है। खुरासानी अजवाइन में पहली बार इसका नाम सुन रही हूँ। बेसिकली अजवाइन का ही एक टाइप होता है ये। तो अगर आपके घर में खुरासानी अजवाइन नहीं है तो आप नॉर्मल अजवाइन भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन को ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि बच्चा थोड़ा मोटा होता है तो बच्चा इतना खा नहीं पाएगा, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला लीजिए। तो आजकल इस तरह की अजवाइन आई थिंक मार्केट में अवेलेबल है, नमक के साथ भी अजवाइन अवेलेबल होती है जो दही वगैरह में डालने के लिए मिलती है, तो वो अजवाइन आप यूज कर सकते हैं। और उसमें जैसे आपने 5 ग्राम के करीब वो अजवाइन आपने ली है, तो उसमें 1 या 2 ग्राम आपने वाइविडंग का पाउडर मिलाना है। वाइविडंग आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा कृमिनाशक बताया हुआ है जो कीड़ों को मारने का काम करता है, वो आपने उसके अंदर मिलाना है और वो बच्चे को खिला देना है। ये जो 5 ग्राम मैं डोज बता रही हूँ, ये बच्चे के एज के हिसाब से वेरी कर सकती है। जैसे आपने 9 या 10 साल के बच्चे को इतनी डोज बहुत है। अगर इससे छोटा बच्चा है तो आप इसमें 2 ग्राम ले सकते हैं उसको।
अगर डिपेंडिंग अपॉन दी एज। डिपेंडिंग अपॉन द एज हम इसमें थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ 10 ग्राम भी खिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसके Okay. अंदर। तो उसके बाद जब आप वाइविडंग और इन दोनों का चूर्ण आप बच्चे को खिला देते हैं तो कीड़ा जो है वो मल के रास्ते से बाहर निकल आता है। तो सभी तरह के कीड़ों के लिए ये एप्लीकेबल है नुस्खा जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, जैसे हमने प्याज का रस, प्याज बहुत अच्छा होता है कीड़ों को बाहर निकालने के लिए, तो इसी तरह से प्याज का रस अगर 9 या 10 साल का बच्चा है तो कम से कम नहीं तो 20 ml प्याज का रस, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला लेते हैं और वो जो है आप खाली पेट बच्चे को दे दीजिए। उससे भी जो है वो कीड़े जो है वो बाहर निकल आते हैं। तीसरा, नीम का बार्क, नीम का पेड़ बहुत इजीली अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है। तो उसका जो बाक होता है, बाक मतलब ऊपर का जो हिस्सा, तने का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको हटा दीजिए, अंदर से फ्रेश छाल निकलेगी उसकी। जो फ्रेश छाल है उसको थोड़ा सा उसका काढ़ा बना लेते हैं। जैसे आपने 10 ग्राम के करीब वो छाल ले लिया और उसके अंदर आपने उसको 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी में बॉईल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्लास पानी में बॉईल कर लिया। जब वो 1/4 कप रह जाए, मंदी आंच में उबालना है, तो ये जो इस तरह का पानी है ये रेगुलर कीड़ा है तब भी और कीड़ा निकलने के बाद तब भी आप बच्चे को रेगुलर इस तरह का पानी जो है वो पिलाते रहिए। Okay. तो इस खाली तरह पेट पिलाना। हाँ जी, तो इस तरह से क्या होगा कि नीम के बारे में बहुत रिसर्च से भी प्रूव हुआ है कि बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है वो और एंटीबायोटिक का काम करता है वो, और कृमि घन होता है, बहुत अच्छा कृमि घन होता है। तो वो जो है वो बच्चे को आप पिलाइए, तो इससे कीड़ा जो होगा वो निकल जाएगा और प्रिवेंशन के तौर पे वो आप उसको पिला सकते हैं। तो उससे उसका पेट भी साफ रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Okay. और एक पलाश मिलता आता है आराम से, जो जड़ी बूटी की दुकान पे आराम से पलाश मिल जाता है, इसका जो सीड्स होते हैं, इसका पाउडर, सीड्स ले आइए आप, इसका पाउडर आप बना लीजिए और वो जो पाउडर है आप रेगुलर बेसिस पे बच्चे को देते रहिए कि भाई अगर कीड़े हैं तब भी वो दे सकते हैं और कीड़े निकल जाने के कम से कम 15 या 20 दिन तक तब भी वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कीड़े निकल गए हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? ये बच्चे के सिम्टम्स में अपने आप सुधार होने लग जाएगा। आपको रेगुलर देना है ये बच्चे को, तो धीरे धीरे आप बच्चे के सिम्टम्स में अपने आप देखेंगे कि उसमें सुधार आ गया है, तो फिर तब भी आप उसको रेगुलर कुछ दिनों तक खिला सकते हैं। ओके, हम कुछ देर पहले मूली के रस के बारे में बात कर रहे थे कि मूली के रस में नमक मिला के बच्चों को वो भी देने दे से सकते हैं, वो रेमेडी हमने पहले ही बता दी थी, तो Okay. वो भी हम यूज कर सकते तो हैं। वो भी हमें इस तरह। खाली पेट ही बच्चों वो को भी हमें देना है। खाली पेट ही यूज करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे ऐसा जरूरी नहीं कि खाली पेट नहीं पी रहे हैं तो खाना खाने के बाद भी आप उनको दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो आपने इतने सारे नुस्खों की जो लिस्ट दी है मुझे, और हाँ जी। काफी इजी भी है, सिंपली बिल्कुल, इसे फॉलो किया जा बिल्कुल। सकता है, लेकिन जरूरत होती है पेरेंट्स के लिए अपनी किचन में थोड़ा सा झांकने की, क्योंकि किचन में मुझे लगता है सबसे पावरफुल जो चीजें हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें कई बार हम इग्नोर करते हैं और नहीं जानते कि उनके क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, प्याज है, मूली है, नीम है, और भी जो जो चीजों के बारे में बात की, सब हमारी रसोई घर में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर आई डॉक्टर सपना, इतनी सारी चीजें बताई, इतना ज्यादा अवेयर किया हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने बात की स्टमक वर्म्स इन किड्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, और कैसे आप अपने बच्चों को स्टमक वर्म्स आने से रोक सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं इसके बारे में। तो आज के लिए मुझे लगता है बस इतना ही काफ़ी है हम सब के लिए। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, आप सब खुश रहिए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।